आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर टॉपिक माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, वो भी NCERT से। सो स्टार्ट करते हैं। बायो कंट्रोल रेफर्स टू द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज़ एंड पेस्ट। यानी कि कोई भी पेस्ट अगर प्लांट को डिजीज़ पोज करता है तो उसको हटाने के लिए, पेस्ट से उसे बचाने के लिए हम यूज़ करेंगे एक माइक्रोब्स का यूज़, यानी कि ना कि केमिकल्स का यूज़। इंस्टेड ऑफ केमिकल्स हम यूज़ करेंगे किसी माइक्रोब्स का यूज़, उसे ही हम कहेंगे माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। इन मॉडर्न सोसाइटी दीज प्रॉब्लम हैव बीन टैकल्ड increasingly by use of insecticide and pesticide. These chemicals are toxic and extremely harmful to human beings and animals alike, and have been polluting our environment, soil, groundwater, fruits, vegetable, and crop plants. Our soil is also polluted through our use of weedicide to remove weeds. So basically guys, NCERT यही कहना चाह रही है कि मॉडर्न सोसाइटी के अंदर इस प्रॉब्लम को जो है बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है, केमिकल्स के थ्रू ही, केमिकल्स यूज़ करके ही हटाने की कोशिश की जाती है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके पास यही है कि वो केमिकल्स यूज़ करेंगे, लेकिन क्योंकि केमिकल्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, क्यों आखिर माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट के बारे में सोचा गया, क्यों आखिर ये चीज़ जो है ठीक नहीं थी। केमिकल्स जो है वो टॉक्सिक थे, एक्सट्रीमली हार्मफुल थे, किसके लिए? ह्यूमन बीइंग के लिए, यानी कि हमारे लिए तो थे ही सही, साथ ही साथ वो एनवायरनमेंट को भी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे थे, वो नुकसान ही कर रहे थे। उसके अलावा वेजिटेबल, फ्रूट, क्रॉप प्लांट्स, सबको वो नुकसान पहुंचा रहे, सॉइल को ख़राब कर रहे थे। तो उसके लिए हमें जो है ज़रूरत पड़ी बायो कंट्रोल एज अ बायो कंट्रोल एजेंट की। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज़। In agriculture, there is a method of controlling pests that relies on natural predation rather than introducing chemicals. ये तरीका कैसे होता है कि जैसे मान लो कोई भी पेस्ट है जो प्लांट को डिजीज़ कोज कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस पर केमिकल यूज़ ना करते हुए हम उसका प्रीडेटर लाके उसको वहाँ पे छोड़ देंगे। तो प्रीडेटर का काम है उसके प्रे को कंज्यूम करना, उसके प्रे को ख़त्म करना, तो हमारा काम तो उसका प्रीडेटर ही कर देगा, तो हमें केमिकल्स यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अ की बिलीफ ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मर इज़ दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्थ, the more variety a landscape has, the more sustainable it is. The organic farmer, so guys ये बताना चाह रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मर को ये चीज़ पता है, इकोलॉजी के बारे में, इकोलॉजी उसको अच्छे से पता है कि अगर कोई लैंडस्केप है, कोई एरिया है, कोई फ्लोट है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, और कोई एक एरिया है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कम है, तो जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी ऑफ कोर्स वो ज़्यादा सस्टेनेबल है, और जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कम होगी वो कम सस्टेनेबल है। किसी के भी रिलेटेड आप देखो, एनवायरनमेंट चेंज होगा तो एनवायरनमेंट चेंज में कुछ भी आ जाए, ड्रॉट आ जाए, तो सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल जो होगा वो बायोडाइवर्सिटी रिच होगा। क्योंकि हमें पता है बायोडाइवर्सिटी रिच का क्या मतलब है, उसके अंदर जो है वो टाइप ऑफ वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा होगी, वैरायटी ज़्यादा होगी, तो जब एनवायरनमेंट चेंज होगा, यानी कि ड्रॉट वगैरह आएगा या फिर फ्लड आएगा, तो उस केस में कुछ अफेक्टेड वेराइटीज़ जो होगी, कुछ नंबर उनका होगा कि वो अफेक्टेड होगी उन चीज़ों से, उन कंडीशन से। लेकिन कुछ टाइप ऐसा भी तो होगा, क्योंकि हमारे पास टाइप वेराइटी बहुत है, तो कुछ वेराइटी ऐसी भी तो होगी जो उससे अनअफेक्टेड हो, भले ही वो वेराइटी जो है वो किसी और कंडीशंस लाइक रेजिस्टेंट नहीं होगी, लेकिन वो उन कंडीशन से तो अनअफेक्टेड है ना, तो उस केस में वहाँ पे हमारी बायोडाइवर्सिटी काम आएगी, यानी कि हमारे पास वैरायटी थी, वो चीज़ हमें काम दी कि हमारा जो है पूरा सिस्टम जो है हिल नहीं गया, वहाँ पे हमारा जो है फ्लड आने से या फिर ड्रॉट आने से जो है चीज़ें बची रही। वहीं अगर लेस बायोडाइवर्सिटी यानी कि वैरायटी कम होती, यानी कि एक ही टाइप होता, तो एक बार में सब कुछ साफ हो जाता। तो इसीलिए अब इन्होंने आगे बताया है कि the organic farmer therefore works to create a system where the insects that are sometimes called pests are not eradicated. यानी कि वो भी ये चाहता है कि जो इंसेक्ट पेस्ट की तरह काम कर रहे हैं वो भी मेरे जो फील्ड है उससे पूरी तरीके से इरेडिकेट ना हो, बट इंस्टेड आर कैप्ट एट मैनेजेबल लेवल्स बाय कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। मतलब कि वो ये चाहता है फील्ड में कि वो इंसेक्ट रहे, वो ये नहीं चाहता कि वो पेस्ट, वो इंसेक्ट जो पेस्ट की तरह काम कर रहा है, मेरे क्रॉप को ख़राब कर रहा है, वो पूरी तरीके से गायब हो जाए। वो ये चाहता है कि वो भी रहे, लेकिन इतनी ही मैनेजेबल, मतलब उसको इतना मैनेज करके रखे कि वो अपने उसकी क्रॉप को ख़राब ना कर सके। तो वो ये काम कैसे करेगा? चेक एंड बैलेंस विद इन अ लिविंग एंड वाइब्रेंट इकोसिस्टम, यानी कि वो उसका प्रीडेटर लाएगा, तो वो वाला चेक वाला काम कौन करेगा? उसका प्रीडेटर करेगा। तो लिविंग यहाँ पे उसका प्रीडेटर हो जाएगा, एंड वाइब्रेंट इकोसिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट टू द कन्वेंशनल फार्मिंग practices which often use chemical method to kill both useful and harmful life forms indiscriminately. This is holistic approach that seeks to develop an understanding the
webs of interaction between the myriad of organism that constitute the field fauna and flora। क्या मतलब है इसका? एक्चुअली में कन्वेंशनल फार्मिंग का मतलब है कि पुराने टाइम पे जो फार्मिंग की जाती थी या फिर पुराने टाइम में जो फार्मिंग होती थी उसमें केमिकल मेथड्स लिए जाते थे यूज़ में। उससे क्या होता था कि किल हो जाते थे, मर जाते थे दोनों ही, यूज़फुल एंड हार्मफुल जो हमें चाहिए थे, जो भी लाइफ फॉर्म्स, यानी कि ना कोई पक्षपात किए, दोनों खत्म हो जाते थे। यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि ऑर्गेनिज्म जो सारे इतने सारे ऑर्गेनिज्म हमारे पास है उनके बीच में किस तरीके से इंट्रैक्शन होता है, कौन किसका प्रीडेटर है, कौन किसका प्रे है, किस तरीके से वेव्स बनी हुई है, ये चीज़ उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट कंस्टिट्यूट द फील्ड fauna and flora। The organic farmer holds the view that the eradication of the creature that are often described as pests is not only possible but also undesirable। यानी कि जैसे कि एक ऑर्गेनिक फार्मर ने पहले अपनी समझदारी दिखाई थी कि क्यों नहीं करना चाहिए किसी भी पेस्ट को पूरा तरीके से हटाना, तो ये कहना चाह रहे हैं कि इरेडिकेशन करना पेस्ट का पूरी तरीके से ना तो पॉसिबल है और ना ही हम ये चाहते हैं। बिकॉज फॉर विदाउट दैम द बेनिफिशियल प्रेडेटर, यानी कि जो प्रेडेटर जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, एंड पैरासिटिक इंसेक्ट विच डिपेंड्स अपॉन दैम एज फूड और होस्ट वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। यानी कि अगर उनके पेस्ट, जो पेस्ट हमारे लिए पेस्ट है वो प्रीडेटर के लिए प्रे हो जाएंगे और प्रीडेटर हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो अगर प्रे चलेगा उनके तो प्रीडेटर भी नहीं रह पाएंगे और वो हमारे लिए बेनिफिशियल थे। लेकिन thus the use of biocontrol measures will greatly reduce our dependence on toxic chemicals and pesticides। An important part of the biological farming approaches is to become familiar with various life forms that inhabit the field predator as well as pests and also their life cycle, pattern of feeding and the habitat that prey prefer। This will develop appropriate means of biocontrol। So ये बात में यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको बायोकंट्रोल एजेंट्स को यूज़ करना है, एज माइक्रोब को यूज़ करना है एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, तो आपको उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशंस लेनी होगी कि कौन सा पेस्ट, कौन सा प्रीडेटर, कौन सा उसके लिए प्रे होता है, उसकी फीडिंग हैबिट, उसकी हैबिटेट आपको जाननी होगी, तभी आप जो है वो क्या कर पाओगे, हेल्प टू डेवलप अप्रोप्रिएट मीन ऑफ बायो कंट्रोल। नेक्स्ट ये हमारा पैरा है